नमस्कार एवरीवन। आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज ये वाला अपना लेक्चर नंबर 9 है एंड इसके बाद में 2 लेक्चर्स अपने को और लगेगा, देन अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। सी चैप्टर नंबर 1 काफी बड़ा चैप्टर था, राइट। इसके अंदर इनिशियली अपने 5-6 पेज बहुत ही कंसेप्चुअल चीजें थी करके, राइट। उसके बाद में हम ट्रेडिंग मेंबर स्टॉक ब्रोकर के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि काफी थियोरेटिकल है एंड थोड़ा आउटडेटेड भी है करके, right? तो ये वाला पोर्शन फिर भी हमने थोड़ा जल्दी कवर किया एंड बट नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर अपना चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। इन डिटेल सारा लाइन बाय लाइन हमने चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, right? फिर अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसके जो है वैसे पेजेस वाइज देखोगे तो वो भी काफी बड़ा चैप्टर है, करीब 35 पेज का चैप्टर है। बट वो क्विकली हो जाएगा बिकॉज उसके अंदर इतना प्रॉब्लमेटिक चीजें नहीं है, थोड़ा इजीली वो हो जाएगी, राइट ना। चलो अभी आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट कर दिया था, विच वाज व्हाट इज मेंट बाय सरेंडर ऑफ ट्रेडिंग मेंबरशिप, राइट। जहां पे ट्रेडिंग मेंबर क्या कर रहा है, खुद से ट्रेडिंग मेंबरशिप को सरेंडर कर रहा है, खुद से वो ट्रेडिंग का जो बिजनेस है, ट्रेडिंग स्टॉक ब्रोकर का जो बिजनेस है उसको छोड़ रहा है करके, राइट। वहां पे क्या कर रहा था, खुद से वो कर रहा था करके। आज की क्लास में क्या अपने को डिस्कस करना है, आज की क्लास में सस्पेंशन एंड एक्सपल्शन ऑफ मेंबरशिप, सस्पेंशन एंड एक्सपल्शन ऑफ मेंबरशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल सस्पेंशन एंड एक्सपल्शन दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें करके। सस्पेंशन और एक्सपल्शन के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा, दोनों ही केसेस के अंदर स्टॉक एक्सचेंज या फिर सेबी ट्रेडिंग मेंबर को निकालेगा कि जा बे तू बहुत गड़बड़ कर रहा है, अभी तेरे को ट्रेडिंग करना अलाउ नहीं करेंगे। ये दोनों केसेस के अंदर होएगा। बट सस्पेंशन के केस में ये होता है आपका टेम्पररी एंड एक्सपल्शन होता है आपका परमानेंट। एक्सपल्शन होएगा आपका परमानेंट होएगा, राइट ना। इसको तुम अपने लेवल पे तुमको समझना तो कैसे समझोगे, जैसे लेट से कोई स्कूल में कोई बच्चा है जिसने थोड़ा बहुत कुछ ऐसा शैतानी कर दिया, लेट से कोई टेबल वेबल तोड़ दिया या फिर किसी कैमरे वगैरह ऐसे चेंज कर दिया अपनी क्लास के, राइट। तो एक गुस्सा होकर स्कूल वाले क्या करेंगे, तुमको एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देंगे, राइट। तो दैट इज फॉर टेम्पररी, एक हफ्ते बाद तुम वापस आ जाओगे और वापस तुम वही बदमाशी करने लग जाओगे, राइट। बट तुम बदमाशी बहुत ज्यादा करते हो करके, राइट। एक टेबल की जगह सारी टेबलें तोड़ देते हो करके, एक कैमरे की जगह सारे कैमरा ऐसा गड़बड़ कर देते हो अगर तुम, तो उस केस में क्या होगा, स्कूल वाले बोलेंगे बस हो गया भाई, जितना तुम पैसा नहीं दे रहे उससे ज्यादा तो हमको नुकसान कर दे रहे हो करके, तो तुमको परमानेंटली निकाल देगी। परमानेंट निकालेगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेल करना बोलेंगे, विच इज एक्सपल्शन। अंडरस्टूड ना। सस्पेंशन टेम्पररी और तुम्हारा एक्सपल्शन परमानेंट, राइट। अब इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। नाउ द एक्सचेंज में एक्सपेल और सस्पेंड, आपको एक्सपेल और सस्पेंड किया जा सकता है, आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, आपको सेंसर किया जा सकता है, वार्न किया जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है एनी मेंबरशिप राइट ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर इफ इट मतलब ट्रेडिंग मेंबर इज गिल्टी ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, नॉन कंप्लायंस, डिसओबीडियंस, डिसरिगार्ड और इवेजन ऑफ एनी ऑफ द bylaws, rules and regulations of the exchange or any resolutions, order, notice, directions or decisions or rulings of the exchange or any relevant authority। सिंपल लैंग्वेज में इतना ही कहने की कोशिश कर रहा है, यदि आपने एक्सचेंज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है या फिर उससे रिलेटेड उसने कुछ भी आपको बोला है करने के लिए और आप वो नहीं करते हो, उसको वॉयलेट करते हो, उसको ब्रेक करते हो करके, राइट, तो उस केस के अंदर आपको एक्सपेल किया जा सकता है, फिर सस्पेंड किया जा सकता है। ये छोटे मोटे एक्शन भी लिए जा सकते हैं, जैसे फाइन लगाया, जैसे वार्निंग दिया जा सकता है, ऐसा ये एक्शन भी लिए जा सकते हैं। और अभी मेन अपने को डिस्कस करना है एक्सपल्शन एंड सस्पेंशन किस केसेस को, राइट। इस पैराग्राफ में तुम देखो तो बहुत सारे ऐसे वर्ड यूज किए जो कि सिनोनिम्स टाइप है, राइट। कॉन्ट्रावेंशन, नॉन कंप्लायंस, डिसोबीडियंस, मोर और लेस सेम चीज है। ऑफ कोर्स छोटा छोटा डिफरेंस होता है तभी अलग अलग वर्ड है, बट अपने पर्पस के लिए बस यही मान के चलना है कि दीज आर लाइक सिनोनिम, ज्यादा इनके अंदर डिटेल में जाने की नीड नहीं है, राइट। अंडरस्टूड। चलो तो आगे चलते हैं। कुछ भी गड़बड़ घोटाला किया, स्टॉक के रूल्स वगैरह तुमने नहीं, स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशंस तुमने फॉलो नहीं किए, तो तुमको एक्सपेल या फिर सस्पेंड किया जा सकता है ना। अभी हम अपने को क्या डिस्कस करना है, डिटेल के अंदर डिस्कस करना, व्हाट आर द बेसिस ऑफ सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप। देखो हालांकि हेडिंग में तो सिर्फ तुमको ये सस्पेंशन की बात कर रहा है, बट एक्चुअल में ये देखो ये सस्पेंशन और एक्सपल्शन दोनों की बात कर रहा है। लेकिन तुमको यहाँ पे इस वाली लाइन को अंडरलाइन करना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, क्या बनेगा, following are some grounds on the basis of which there can be suspension or expulsion of membership, right। तुमको डायरेक्टली क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, व्हाट आर द ग्राउंड्स या फिर व्हाट आर द बेसिस ऑफ सस्पेंशन और एक्सपल्शन ऑफ मेंबरशिप, तो तुमको ये पॉइंट्स लिखने रहेंगे। तुम मेनली देखोगे यहाँ पे 3 कैटेगरीज के अंदर पॉइंट्स तुमको डाल के दिए करके, पहला तुम यदि कोई मिसकंडक्ट करते हो तो, दूसरा यदि तुमको अनबिजनेस लाइक कंडक्ट करते हो तो, एंड तीसरा यदि तुम्हारा अनप्रोफेशनल कंडक्ट होता है तो। इन 3 केसेस के अंदर तुमको क्या कर दिया जाएगा, या तो हम एक्सपेल कर देंगे
या फिर तुमको टेम्पररी सस्पेंड कर देंगे, राइट? दोनों में से कुछ भी किया जा सकता है। बेसिस दोनों के लिए, सस्पेंशन के लिए एंड एक्सपल्शन के लिए सेम ही रहेगा, राइट? इस तरीके से ये एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको टेम्पररी ऐसा सस्पेंड करना है फिर परमानेंटली एक्सपेल करना है। हो सकता है कि तुम पहली बार गलती करो तो तुमको ऐसा सस्पेंड कर दे 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, समथिंग लाइक दैट। बट तुम बार-बार रिपिटेटिवली यदि मिस्टेक्स किए जा रहे हो, रूल्स वगैरह ब्रेक कर रहे हो, तो हो सकता है तुमको परमानेंट एक्सपेल कर दिया जाएगा, राइट? तो इस तरीके से काम करेगा ये। नाउ फर्स्ट डिस्कस करते हैं मिसकंडक्ट। अ ट्रेडिंग मेंबर इज डीम्ड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग और सिमिलर एक्ट्स और ओमिशन नेमली करके, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज माइंड में रखना, ये जो तुम चीजें पढ़ रहे हो ना, ये जो स्टॉक एक्सचेंज ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए वो हम पढ़ रहे हैं, राइट? दीज आर लाइक लॉ का लैंग्वेज। जो जो लॉ बनता है, कोई एक्ट बनता है, उसमें कैसा लैंग्वेज यूज होता है, वैसा यहाँ पे लैंग्वेज यूज होएगा। लॉ हमेशा क्या करता है, थोड़ा चीजों को कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए, सारी चीजें कवर करने के लिए, सारे सिचुएशंस कवर करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज करता है, बहुत ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड्स यूज करता है, बहुत सिनोनिम्स टाइप्स यूज करता है, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज करता है, राइट? सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट लैंग्वेज। तुमको यहाँ पे ऐसा ही देखने को मिलेगा। जस्ट उसका जो मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करोगे, करेक्ट? बाकी सब कुछ आपका काम हो जाएगा। एंड जो मैं कीवर्ड बताऊं बस उनके ऊपर फोकस करना, एंड इस लैंग्वेज से डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट कीवर्ड बता रहा हूँ उस पर फोकस करो, एंड जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो याद रखो। चाहिए तो साथ साथ में थोड़ा थोड़ा लिखते रहो, करेक्ट? ताकि तुम्हारे लिए ये जर्नी ईजी हो जाएगा। देन तो पहला यहाँ पे क्या मिसकंडक्ट क्या होता है कि कंडक्ट मतलब होता है कोई भी काम को करना। मिसकंडक्ट उस काम को तुम प्रॉपरली नहीं कर रहे हो, तो दैट वुड बी मिसकंडक्ट, राइट? किसी काम को प्रॉपरली जो तुमको करना होता है वो तुम नहीं कर पा रहे हो, दैट वुड बी मिसकंडक्ट। तो अभी तुमको डीम्ड गिल्टी, डीम्ड गिल्टी का मतलब है तुमको, डीम्ड का मतलब मान लिया जाएगा, तुमको गिल्टी मान लिया जाएगा इन इन रीजंस की वजह से मिसकंडक्ट का गिल्टी मान लिया जाएगा यदि तुम ये काम करते हो, राइट? यहाँ पे देखो ये तो तुमको समझाएगा, फॉलोइंग या फिर सिमिलर एक्ट कर दो तो गिल्टी हो जाओगे। यहाँ पे एक और चीज लिखा है ओमिशन नेमली, मतलब इसका मतलब क्या है, यदि कोई भी ऐसी चीज जो तुमको करना था बट तुमने वो नहीं किया तो भी तुमको गिल्टी मान लिया जाएगा, राइट? ओमिशन का मतलब उसको भूल जाना, मतलब तुमको करना था और तुमने नहीं किया तो तुमको गिल्टी मान के हम मानेंगे तुमने मिसकंडक्ट किया, और उसके बेसिस पे तुमको एक्सपेल या फिर सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, अभी वन बाय वन देखते हैं क्या क्या वो सिचुएशन है। पहला, फ्रॉड या फिर फ्रॉडुलेंट एक्ट, और इफ ही इज कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस करके, राइट? उसने कोई फ्रॉड किया या फिर ऐसा फ्रॉड रिलेटेड कोई एक्ट किया गया, राइट? तो उस केस के अंदर उसको हम ये मान लेंगे उसने मिसकंडक्ट किया और एक्सपेल या फिर सस्पेंड करेंगे, राइट? यहाँ पे एक ये चीज देख लेना, इफ ही इज कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस। कन्विक्टेड का मतलब है कि कोर्ट के अंदर केस चला, देन वो फाइनल वर्डिक्ट आ गया कि वो गिल्टी है पर्सन, तो उसको बोलेंगे क्या, कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब क्या, फुल एंड फाइनल हो चुका है कि वो कन्विक्टेड है, वो गिल्टी है करके, राइट? ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस, जैसे कि कोई मर्डर किडनैपिंग वगैरह का है, ऐसा कोई सिचुएशन, तो उसका केसेस में हम उसको हटाएंगे। ऐसे लोगों को हम ट्रेडिंग मेंबर बनना अलाउ नहीं करते। फिर वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी स्टैट्यूट गवर्निंग द एक्टिविटीज बिजनेस एंड ऑपरेशन ऑफ द एक्सचेंज। एक्सचेंज से रिलेटेड यदि कोई स्टैट्यूट बना है, स्टैट्यूट का मतलब मैंने तुमको बताया था कोई भी एक्ट, ठीक है? कोई भी एक्ट बना हुआ है उसको तुम क्या करते हो, वॉयलेशन करते हो, उसके प्रोविजंस को, उसके रूल्स को तुम वॉयलेट करते हो, ब्रेक करते हो, तो तुमको सस्पेंड कर देंगे या फिर एक्सपेल कर देंगे। फिर इम्प्रॉपर कंडक्ट, अगेन मिसकंडक्ट और इम्प्रॉपर कंडक्ट। ये इम्प्रॉपर कंडक्ट देखो ये बहुत ही ब्रॉड ऐसा जनरल वर्ड यूज कर लिया करें। इम्प्रॉपर कंडक्ट, इम्प्रॉपर कंडक्ट के अंदर वो कुछ भी चीज को बोल सकते हैं कि इम्प्रॉपर कंडक्ट है, तुमको हटा सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं, बहुत ब्रॉड वर्ड डाला है यहाँ पे। फेलियर टू सबमिट और अबाइड बाय आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन तुमको पता है क्या होता है? यदि कोई डिस्प्यूट हुआ, लेट्स से कि ट्रेडिंग मेंबर और एक्सचेंज के बीच में, या फिर ट्रेडिंग मेंबर एंड क्लाइंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, तो ये लोग क्या करते हैं, पहले बोलते हैं कि तुम हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास मत जाओ, तुम जाओ किसके पास में, आर्बिट्रेशन के पास में जाओ। आर्बिट्रेशन क्या है, एक सेमी गवर्नमेंट बॉडी है जो कि इन डिस्प्यूट्स वगैरह को रिजोल्व करती है, जहां पे इनको ट्रेडिंग मेंबर को जो भी वहां पे डिसीजंस लिए जाएंगे उनको फॉलो करने पड़ेंगे। कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह यदि वो मांगते हैं तो आपको देने पड़ेंगे, और यदि आप ऐसा नहीं करते हो, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे आपने नहीं दिए, या फिर जो उनका डिसीजन था उसको अबाइड नहीं करते हो, मतलब फॉलो नहीं करते हो, तो तुमको क्या, गिल्टी मान लिया जाएगा यहाँ पे। Failure to testify or give information sought by the exchange or any committee or any person authorized on that behalf। एक्सचेंज या फिर कोई भी अदर अथॉरिटी यदि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगती है, या फिर आपको बोलती है टेस्टिफाई करो, टेस्टिफाई करने का मतलब तो वो गवाही देना करके, राइट? तो यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो उस केस में आपको गिल्टी माना जाएगा। फेलियर टू सबमिट अ स्पेशल रिटर्न इन सच फॉर्म एज द रेलेवेंट अथॉरिटी में फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब करे। स्पेशल रिटर्न क्या होता है करके, जैसे कि कुछ रिटर्न्स के एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। स्पेशल रिटर्न होती है जो कभी कभी आपसे मांगी जाती है।
जैसे कि क्लाइंट एंड ट्रेडिंग मेंबर फंड सेग्रीगेशन रिपोर्ट करके, जहाँ पे आपको बताना पड़ता है क्लाइंट का पैसा अलग रख रहे हैं, हमारा पैसा अलग रख रहे हैं, मिक्स नहीं करे करके। और भी बहुत सारे टाइप्स की ऐसी रिपोर्ट्स होती है जो कि टाइम टू टाइम रेलेवेंट अथॉरिटी, जिसके अंदर तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज या फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या फिर सेबी, ये तुमसे क्या कर सकते हो, रिपोर्ट मांग सकती है। और ये तुम रिपोर्ट नहीं देते हो तो तुमको गिल्टी माना जाएगा। फेलियर टू सबमिट ऑडिटेड अकाउंट्स। ऑडिटेड अकाउंट्स क्या होते हैं बेसिकली, तुमको हर क्वार्टरली में हर 3-3 महीने से एंड देन एट द एंड जब साल खत्म होगा फिर एक बार फिर से तुमको क्या करना पड़ता है, जो तुम्हारे अकाउंट्स है, तुम्हारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, उनका ऑडिट कराना पड़ता है एंड वो तुमको सबमिट करना पड़ता है। ऐसा नहीं करते हो तो अगेन तुम गिल्टी माने जाओगे। नाउ ऑडिट का क्या मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर ऑडिट को ऐसे समझो कि जो तुमने अकाउंटिंग किया है करके, राइट, जो भी तुमने ट्रांजेक्शंस वगैरह सारे रिकॉर्ड वगैरह किए होंगे, मेंटेन किए होंगे, उन सब का प्रॉपर चेकिंग, थोरोली चेकिंग बाय एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जनरली ऑडिट करते हैं। तो वो ऑडिट यदि रिपोर्ट तुम सबमिट नहीं करते एक्सचेंज को, तो अगेन तुमको सस्पेंड या फिर एक्सपेल करेंगे। देन फेलियर टू कंपेयर और सबमिट अकाउंट्स विद द डिफॉल्टर। सिंपल लैंग्वेज के अंदर ऐसा समझो इसको कि किसी पर्सन ने डिफॉल्ट किया, किसी ट्रेडिंग मेंबर ने या फिर क्लाइंट ने डिफॉल्ट किया, तो उसके साथ में तुम्हारे जो भी ट्रांजेक्शन है तुमको मैच करना है। उसको बोलो तुम अपने रिकॉर्ड्स के अंदर बताओ क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, हम अपने रिकॉर्ड्स के अंदर देखेंगे क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है और उसको मैच करने की कोशिश करेंगे, राइट। कोई डिफरेंसेस हुए तो उसको सेटल करेंगे। बट यदि तुम ऐसा नहीं करते हो, कंपेयर नहीं करते हो या फिर उसके अकाउंट सबमिट नहीं करते हो, उसने मांगे तुमने डिटेल्स नहीं दिए, तो उस केस में अगेन तुमको एक्सपेल से सस्पेंड किया जाएगा। फेलियर टू सबमिट और मेक एनी फॉल्स और मिसलीडिंग रिटर्न्स करके, राइट। तुमको कोई रिटर्न सबमिट करना था, कोई भी, जैसा हमने डिस्कस किया स्पेशल रिटर्न्स, वैसे यहाँ पे कोई तुमको रिटर्न सबमिट करना था, तो या तो तुमने वो सबमिट ही नहीं किया, फेलियर टू सबमिट, तुमने सबमिट किया ही नहीं, या फिर तुमने सबमिट किया बट वो कैसा था, मिसलीडिंग रिटर्न्स था। मिसलीडिंग रिटर्न का मतलब होता है कि तुमने उसके अंदर डेटा को कुछ इस तरीके से लिखा जिससे कि लोगों को गलत आइडिया लगता है, ठीक है, तो वो उसको हम बोलते हैं मिसलीडिंग रिटर्न। अगर तुमको गलत डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करो, या तो तुम्हारी जो सिचुएशन है उससे तुम काफी अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो बेसिकली मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हो, धोखा देने की कोशिश कर रहे हो करके, राइट। फिर मेक विक्सेशियस मैलिशियस और फ्रिवोलस कंप्लेंट्स करके, सिंपल लैंग्वेज में तुम ऐसी कंप्लेंट्स करते हो जिसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ सब्सटेंस नहीं है, राइट, फालतू की कंप्लेंट्स कर रहे हो करके, तो उन केसेस के अंदर तुमको एक्सपेल पे सस्पेंड किया जा सकता है। फेलियर टू पे सब्सक्रिप्शन फीस, आर्बिट्रेशन चार्जेस एक्सेट्रा। सब्सक्रिप्शन फीस क्या होता है, तुमको स्टॉक एक्सचेंज को सब्सक्रिप्शन फीस पे करना होता है, राइट, वो नहीं पे करते हो, फिर आर्बिट्रेशन चार्जेस वो नहीं पे करते हो, तो तुमको अगेन वो एक्सपेल फिर सस्पेंड किया जाएगा, राइट। आर्बिट्रेशन चार्जेस, जब तुम्हारा मैटर आर्बिट्रेशन वहां पे चलता है करके, राइट, डिस्प्यूट को रिजोल्व किया जाता है, तो तुमको कुछ पे करना पड़ता है, फ्री फोकट में थोड़ी ना करेंगे वो, तो उसके लिए तुमको पे करना होता है बेसिकली, राइट। ना अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, अनबिजनेस लाइक कंडक्ट। अ ट्रेडिंग मेंबर इज डीम्ड गिल्टी ऑफ एन अनबिजनेस लाइक कंडक्ट फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग और सिमिलर और एक्ट और ओमिशन, नेमली, जो ऊपर लैंग्वेज था वही सिमिलर लैंग्वेज यहाँ पे लिखा है। पहला, ट्रांजेक्शन और बिजनेस डीलिंग इन फिक्टिटियस नेम्स। देखो इसका क्या मतलब है, तुम यदि कोई डमी कंपनी या फिर जिनको हम शेल कंपनीज बोलते हैं, डमी कंपनीज, सेल कंपनीज, ऐसी कंपनीज बनाकर तुम ट्रांजेक्शंस करते हो, राइट, तो उस केसेस में तुमको गिल्टी माना जाएगा, राइट। फिक्टिटियस नेम्स का मतलब क्या है, डमी कंपनीज या फिर शेल कंपनीज बना के ट्रांजेक्शन करो। सर्कुलेशन ऑफ रूमर, तुम रूमर सर्कुलेट करो अदर ट्रेडिंग मेंबर्स के बारे में या फिर कोई शेयर्स के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में रूमर सर्कुलेट कर रहे हो और ट्राई कर रहे हो कुछ उससे एडवांटेज लेने का, तो तुम्हारा क्या अगेन गिल्टी मान लीजिएगा। एनी अनफेयर डीलिंग इन सिक्योरिटी विच डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू मार्केट वैल्यूज। इसका मतलब क्या करके, कोई भी ऐसी सिक्योरिटीज जो कि तुमको पता है कि क्या है, मैन्युपुलेटेड है, मतलब इसकी प्राइस को या तो आर्टिफिशियली बढ़ाया गया है या फिर आर्टिफिशियली इसको गिराया गया, और इसके बारे में तुमको इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद यदि तुम उसके अंदर डीलिंग करते हो तो तुमको गिल्टी माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हर्षद मेहता वाला जो केस था, उसके अंदर वो क्या करता था, जो शेयर की प्राइस था उसको आर्टिफिशियली बढ़ा था, उसकी एक्चुअल में उतनी प्राइस बढ़नी नहीं चाहिए थी, बट वो उसको जानबूझ के इसके अंदर पैसा डाल डाल के उसको बहुत ज्यादा बढ़ाता था, फिर सडनली सारे शेयर्स बेच के उसको गिराता था करके, ये उसका मॉडल था। अभी तुमको पता है कि इस तरीके का फ्रॉड हो रहा है, और ये जानते हुए भी यदि तुम उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो करके, तो तुमको यहाँ पे से भी गिल्टी मानेगा करके, और एक्सचेंज गिल्टी मान सकता है। फिर मार्केट मैनिपुलेशन एंड रिगिंग, तुम खुद से मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हो, रिगिंग कर रहे हो करके, इसका मतलब क्या है, अगेन शेयर प्राइसेस को या फिर इंडेक्स वगैरह को तुम मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, आर्टिफिशियल या तो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो या फिर उसको गिराने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे तुमको गिल्टी माना जाएगा। इसके अंदर यदि तुमने इनके कंपनीज के नाम सुने हो, जेन स्ट्रीट करके या फिर जेपी मॉर्गन कंपनीज, ये इन चीजों के लिए बहुत ही इनफेमस है। अभी रिसेंटली सेबी ने बहुत हैवी फाइन लगाया था, एक जेन स्ट्रीट करके यूएस की कंपनी है,
वो इंडिया के अंदर अपने मार्केट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी करके, राइट? जिससे उसने बहुत सारे पैसे भी कमाए करके। तो उसके ऊपर उन्होंने अच्छा खासा फाइन लगाया करके, इसी रीज़न से, क्योंकि वो मार्केट को मैनिपुलेट और रिगिंग कर रही थी करके। नेक्स्ट, unwarrantable business which affects purchases or sales for its account or any account related to the trading member। मतलब खुद के लिए या फिर तुम्हारे से रिलेटेड कोई अकाउंट्स है करके, राइट? उनके अंदर तुम क्या करते हो, कोई ऐसे अनवारंटेबल बिजनेस करते हो। अनवारंटेबल बिजनेस का मतलब, बिजनेस वर्ड तुमको यहाँ पे इन टॉपिक के अंदर जब भी दिखेगा ना, तो इसका मतलब होता है ट्रांजेक्शन। बिजनेस वर्ड जब भी दिखेगा उसका मतलब क्या रहेगा, ट्रांजेक्शन। अनवारंटेबल बिजनेस का मतलब क्या है, अनडिजर्विंग ट्रांजेक्शन। वो ट्रांजेक्शन तो तुमको करना नहीं चाहिए था, बट तुम ऐसा करते हो, तो तुमको अगेन गिल्टी माना जाएगा। इफ अ ट्रेडिंग मेंबर एक्सेप्ट लेस देन फुल एंड बोनाफाइड मनी पेमेंट इन सेटलमेंट ऑफ अ डेटर ड्यू बाय अनदर ट्रेडिंग मेंबर अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल रहा है कि कोई दूसरा ट्रेडिंग मेंबर है, कोई दूसरा ब्रोकर है, जिससे कि तुम्हें कुछ ना कुछ पैसा मिलना था। तुमने लेट से उसको कुछ सिक्योरिटी सेल किया, कुछ शेयर सेल किया, तो उसके बदले में वो तुमको पैसा देगा। नाउ लेट्स से उसको देना है कितना, 10 लाख रुपए देना है, ठीक है? बट तुम क्या करते हो कि 10 लाख के बदले में ट्रांजेक्शन को लेट्स से 7 लाख के अंदर ही सेटल कर देते हो। 10 लाख उसको देना था, तुम समहाउ सिर्फ 7 लाख उससे पैसा लेते हो और उसको सेटल कर देते हो। तो इस केस में तुमको गिल्टी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया तुमको पूरे 10 लाख रुपए लेने थे, तुमने 7 लाख में कैसे सेटल कर लिया? तुमने 7 लाख रुपए में सेटल किया, कम पैसों के अंदर ट्रांजेक्शन को सेटल किया, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और ऐसा करना अलाउड नहीं है, करेक्ट? तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, लेस देन फुल एंड बोनाफाइड मनी। मतलब जो पूरा पेमेंट है उससे तुम कम लेके ट्रांजेक्शन को सेटल करते हो, तो तुमको गड़बड़ हुआ है ऐसा मानेंगे, राइट? और सस्पेंड कर देंगे तुमको। फिर नेक्स्ट, डिसऑनर्ड चेक। तुमने किसी को चेक दिया, किसी पार्टी को, एंड बाद में जाके चेक तुम्हारा फेल हो गया, तो उसको बोलते हैं डिसऑनर्ड चेक करके, राइट? तो ऐसा होता है, तो तुमको अगेन ये बड़ा क्राइम माना जाता है ऐसा करके, राइट? कि तुम्हारा चेक डिसऑनर कैसे हो गया करके, राइट? तुम किसी को चेक दे रहे हो, तो तुम्हारे अकाउंट में पैसे तो होने चाहिए ना, तब तुम जाके चेक दोगे। बिना पैसे, पैसे है ही नहीं, तुमको चेक बांटे जा रहे हो लोगों को, ऐसा फिर आगे चल के तुम्हारा चेक फेल होता है, डिसऑनर होता है, तो उस केस में तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। फेलियर टू कैरी आउट ट्रांजेक्शन विद कॉन्स्टिट्यूएंट, अगेन जैसे मैंने बताया, बिजनेस वर्ड का यहाँ पे बार बार मतलब रहेगा ट्रांजेक्शन। वैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड ये भी बार बार आता रहा, जिसका मतलब रहेगा क्लाइंट। जिसका क्या मतलब रहेगा, क्लाइंट। क्लाइंट रहे, ठीक है ना, CLINT, क्लाइंट। क्लाइंट उसका जो कस्टमर है, उससे मतलब है यहाँ पे, right? कोई तुम्हारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, तुम्हारा जो क्लाइंट है, उसके साथ में तुमने कोई ट्रांजेक्शन किया, बट तुम बाद में उसको ट्रांजेक्शन को पूरा ही नहीं करते हो, मतलब अपना जो ऑब्लिगेशन है उसको ऑनर ही नहीं करते हो, तो उस केस के अंदर अगेन तुमको गिल्टी माना जाएगा। नाउ लास्ट में, unprofessional conduct। A trading member is deemed guilty of unprofessional conduct for any of the following similar acts or omission, namely क्या क्या? पहला, business in securities in which dealings not permitted। ऐसे सिक्योरिटीज में आप डीलिंग कर रहे हो जहां पे आपको परमिटेड, परमिशन ही नहीं है करके। लेट्स से कि आप फॉरेन करेंसीज के अंदर बाइंग एंड सेलिंग करो विदाउट टेकिंग परमिशन, विदाउट टेकिंग अपना लाइसेंस करके, राइट? तो तुमको गिल्टी माना जाएगा। बिजनेस फॉर डिफॉल्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट who failed to carry out engagement relating to securities and is in default to another trading member। बड़ा अच्छा पॉइंट है करके, राइट? इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। क्या बोल रहा है करके, कोई तुम कोई दूसरा ट्रेडिंग मेंबर है, उसका कोई क्लाइंट था, तो अभी डिफॉल्ट किसने किया, क्लाइंट ने डिफॉल्ट किया दूसरे ट्रेडिंग मेंबर के साथ में। अगेन डिफॉल्ट किसने किया, क्लाइंट ने डिफॉल्ट किया दूसरे ट्रेडिंग मेंबर के साथ में। तो इस सिचुएशन के अंदर वो जो क्लाइंट है जिसने डिफॉल्ट किया, उसके साथ में तुम कोई ट्रांजेक्शन नहीं करोगे, क्योंकि उसने एक ट्रेडिंग मेंबर के साथ में डिफॉल्ट किया, तो वो तुम्हारे साथ में भी डिफॉल्ट कर सकता है। तो ऐसे लोगों के साथ तुम ट्रांजेक्शन नहीं करोगे, ऐसा तुमको एक्सचेंज बोलता है, राइट? उसके बावजूद यदि तुम उसके साथ ट्रांजेक्शन करते हो, तो तुमको गिल्टी माना जाएगा, राइट? वो यही चीज यहाँ पे बोल रहा है। फिर आगे, transaction in business with an insolvent without obtaining consent of the relevant authority, even if the individual has been obtained his final discharge from insolvency court। अगेन इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्या बोल रहा है, इंसॉल्वेंट वर्ड का मतलब होता है कि कोई पर्सन जो कि इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, या फिर दिवालिया हो गया, ये इसका मतलब है इंसॉल्वेंट, मतलब बैंकक्रप्ट या फिर जो दिवालिया हो गया, राइट? ना, ऐसे पर्सन के साथ यदि तुम कोई भी ट्रांजेक्शन करना होता है, तो पहले तुमको कंसेंट लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है फ्रॉम द रेलेवेंट अथॉरिटी, ठीक है? ये तुमको हमेशा लेना पड़ेगा। यदि जो पर्सन इंसॉल्वेंट होता है उसको फाइनल डिस्चार्ज मिल जाता है, मतलब उसका इंसॉल्वेंसी हटा देते हैं, उसको बैंकरप्सी हटा देते हैं, उसके बावजूद भी तुमको क्या करना, पहले कंसेंट लेना पड़ेगा अथॉरिटी का, फिर तुम ही क्या कर पाओगे, उसका ट्रांजेक्शन कर पाओगे। विदाउट कंसेंट यदि तुम ट्रांजेक्शन करते हो, तो तुमको गिल्टी माना जाएगा। कैरिंग आउट हिज बिजनेस ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड। तुमको यदि सस्पेंड कर रखा हमने, और तुम क्या करते हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में तुमको क्या करेंगे, एक्सपेल कर सकते हैं। समझे ना? सस्पेंड तो तुम ऑलरेडी हो, उस टाइम के अंदर यदि तुम कुछ ऐसा बिजनेस वगैरह कर रहे हो, तो तुमको एक्सपेल कर देंगे परमानेंटली करके।
बिजनेस विद सस्पेंडेड, एक्सपेल्ड एंड डिफॉल्टेड ट्रेडिंग मेंबर। कोई दूसरा ट्रेडिंग मेंबर जो जिसको सस्पेंड किया है, एक्सपेल किया, फिर उसने डिफॉल्ट किया है, तो उस केस में क्या करेंगे, तुम उसके साथ में कोई भी डीलिंग नहीं कर सकते, कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। करते हो तो तुमको भी निकाल देंगे। फिर बिजनेस फॉर एम्प्लॉयज ऑफ अदर ट्रेडिंग मेंबर। बिजनेस का मतलब मैंने अगेन बताया था, यहाँ पे ट्रांजेक्शन है करके, तो जो कोई दूसरा अपना ट्रेडिंग मेंबर है, कोई दूसरा ब्रोकर है, तो उसके एम्प्लॉयज के साथ में तुम कोई ट्रांजेक्शन नहीं करोगे, राइट। फिर बिजनेस फॉर एक्सचेंज एम्प्लॉयज इफ इट मेक्स अ स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन इन विच एन एम्प्लॉय ऑफ द एक्सचेंज इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व। जो स्टॉक एक्सचेंज है अपना, एनएससी या फिर बीएससी, उसके किसी एम्प्लॉय के साथ में तुम ट्रांजेक्शन नहीं करोगे यदि वो ट्रांजेक्शन कैसा है, स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन है, मतलब कि सट्टेबाजी जैसा कोई ट्रांजेक्शन है करके, राइट। और उस ट्रांजेक्शन में किसका इंटरेस्ट है, जो एम्प्लॉय है, स्टॉक का एम्प्लॉय, स्टॉक एक्सचेंज का जो एम्प्लॉय है उसका इंटरेस्ट है, तो उस केस में तुम उसके साथ ट्रांजेक्शन नहीं करोगे। स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन है एंड उसमें जो एम्प्लॉय है उसका इंटरेस्ट है, तो उसके साथ में ट्रांजेक्शन मत करना। If it advertises for business purpose or issue regularly circular or other business communication to person other than its own constituent, मतलब अपने clients के अलावा किसी को, या फिर trading member of the exchange, या फिर बैंक एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, सिंपल कंपनी मान के चलो, एंड और पब्लिश पैम्पलेट और सर्कुलर। पहली बात तो एच और आई पॉइंट ये साथ में पढ़ना है, राइट, अलग अलग पॉइंट नहीं, आई पॉइंट को काट देना, एच पॉइंट की कंटिन्यूशन है। और एनी अदर लिटरेचर और रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन टू स्टॉक एक्सचेंज विद इट्स नेम अटैच करके, राइट। यदि तुम क्या करते हो कि कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह सर्कुलेट करते हो, कोई कम्युनिकेशन वगैरह देते हो, राइट, अदर देन इन लोगों के अलावा तुम यदि किसी को भी ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हो, एडवर्टाइज करते हो, तो तुमको गिल्टी मान लिया। अपने क्लाइंट को करो, अपने ट्रेडिंग मेंबर को करो, बैंक को करो, कंपनीज को करो, बट इनके अलावा और किसी को मत करो, ठीक है। देन इवेजन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड इवेजन ऑफ ब्रोकरेज चार्जेस। इवेजन का मतलब होता है कि जानबूझ के, डेलिबरेटली चीजों को क्या करना, अवॉइड करना, राइट। आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करना पड़ता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब अभी डिपॉजिट तुमको देना पड़ता है करके, राइट, तो उसके साथ कंप्लाई करना पड़ता है। ब्रोकरेज चार्जेस जैसे बोले रूल्स के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग तुमको फॉलो करना है। बट यदि तुम उसको इवेजन करते हो, मतलब जानबूझ के रूल्स ब्रेक करते हो करके, राइट, तो तुमको गिल्टी माना जाएगा। डीलिंग विद एंटिटीज प्रोहिबिटेड बाय सेबी टू बाय और सेल और डील इन सिक्योरिटीज मार्केट करके, राइट। सेबी ने किसी एंटिटी को प्रोहिबिट कर रखा है फ्रॉम डूइंग एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, तो उसके साथ तुम ट्रांजेक्शन ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। करते हो तो तुम भी गिल्टी हो जाओगे। देन लास्ट के दो पॉइंट, ट्रेडिंग मेंबर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पार्टनर एजेंट एंड एम्प्लॉय। क्या बोलता है, एकदम सिंपल सी चीज बोलता है कि तुम्हारा कोई ट्रेडिंग मेंबर हो, तुम कोई ब्रोकर हो, एंड तुम्हारा क्या कोई भी पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, राइट, वो, या फिर तुम्हारे कोई एजेंट्स है, सब ब्रोकर्स टाइप वो हो गए, राइट, या फिर तुम्हारे को जो एम्प्लॉयज वगैरह है, राइट, वो लोग यदि कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तुम्हारे बिहाफ के ऊपर, राइट, और उन्होंने कोई ट्रांजेक्शन किया और उन्होंने कोई गड़बड़ वगैरह कर दी, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, वो ट्रेडिंग मेंबर खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, और ऐसा माना जाएगा कि उस ट्रेडिंग मेंबर ने खुद से वो ट्रांजेक्शन किया है। उसका रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि ये जो पार्टनर है, एजेंट है, एम्प्लॉइज है, वो उसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। वो यदि गड़बड़ करते हैं तो हम तो किसको पकड़ेंगे, जो मेन ट्रेडिंग मेंबर उसको पकड़ा जाएगा, राइट। तो यही यहाँ पे चीज बोल रहा है। ट्रेडिंग मेंबर इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स एंड ओमिशन ऑफ इट्स पार्टनर, ऑथराइज ऑफिशियल, अटर्नी मतलब उसके एडवोकेट्स वगैरह, लॉयर वगैरह, वो सब, एजेंट्स, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव एंड एम्प्लॉइज, यदि ये लोग कुछ गड़बड़ करते हैं तो रिस्पॉन्सिबल इसको माना जाएगा, ट्रेडिंग मेंबर को। If any such act which is against the relevant rules regulation is committed or omitted by them, then the trading member is liable to same penalty to the same extent has that act or omission been done or omitted by itself। मतलब वो खुद से यदि ऐसा गड़बड़ करता, तो उस केस में उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगती या फिर क्या उस पर एक्शन लिया जाता, वही एक्शन लिया जाएगा यदि उसका कोई एम्प्लॉय या फिर एजेंट या फिर कोई भी ये लोग गड़बड़ करते हैं तो। Next, suspension on failure to provide a margin deposit or capital adequacy requirement, right? The exchange can suspend the business of trading member when it fails to provide margin deposit or meet capital adequacy norms provided in the bylaws, rules, regulation. The trading member shall remain suspended until he furnish the necessary margin deposit or meet capital adequacy requirement। दो चीज बोला है। पहला, तुम मार्जिन डिपॉजिट के साथ में क्या करते हो, कंप्लाई नहीं करते हो, जो अभी हमने पॉइंट में देखा था ना, यहाँ पे वही चीज है। मार्जिन डिपॉजिट का रिक्वायरमेंट है, उसके साथ तुम कंप्लाई नहीं करते हो। या फिर कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, ये क्या होता है कि तुम्हारे बिजनेस के अंदर मिनिमम इतना पैसा तो होना चाहिए। कैपिटल वर्ड का मतलब होता है पैसा। तुम्हारे बिजनेस के अंदर इतना पैसा तो होना ही चाहिए। यदि तुम वो रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करते हो, ये दोनों रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं करते हो, तो तुमको अगेन सस्पेंड या फिर एक्सपेल किया जा सकता है। बस इतना ही चीज है। और यदि तुम बाद में कब तक तुम सस्पेंड रहोगे करके,
जब तक तुम ये जो गड़बड़ हुआ है करके, राइट, जब तक तुम रूल्स को मीट नहीं कर लेते, जब तुम अपनी सिचुएशन को रेक्टिफाई नहीं कर लेते, तब तक तुमको सस्पेंड रहेगा। आगे चले, चलो एक बड़ा टॉपिक हमने कंप्लीट किया, आगे मूव ऑन करते हैं, राइट। अब तक हमने जो पढ़ा वो क्या था, अपना सस्पेंशन और एक्सपल्शन ऑफ ट्रेडिंग मेंबरशिप। क्या ट्रेडिंग मेंबरशिप का सस्पेंशन या फिर एक्सपल्शन की बात कर रहे थे। अभी क्या टॉपिक है अपना, सस्पेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का सस्पेंशन। अब तक क्या था, ट्रेडिंग मेंबरशिप का सस्पेंशन या फिर एक्सपल्शन। अभी बात करें सस्पेंशन ऑफ बिजनेस। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस है। जब तुम्हारा ट्रेडिंग मेंबरशिप सस्पेंड होता है या फिर एक्सपायर होता है, तो उस केस में तुम कुछ भी काम नहीं कर सकते, बिकॉज तुम्हारा मेंबरशिप ही चला गया। यदि तुम्हारा मेंबरशिप चला गया तो तुम ट्रेडिंग मेंबर से रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर सकते, ये वहां पे होता है, राइट ना। सस्पेंशन ऑफ बिजनेस के अंदर क्या रहेगा, पहले बात तो सस्पेंशन है तो क्या रहेगा, टेम्पररी रहेगा। और सस्पेंशन यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। तो सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का मतलब क्या, टेम्पररी तुम्हारे किसी ना किसी एक बिजनेस एक्टिविटी को हम बंद कर देंगे। क्या बोला मैंने, टेम्पररी पूरे बिजनेस को बंद नहीं करेंगे, बस एक बिजनेस की छोटी सी एक्टिविटी को बंद कर देंगे। जैसे जनरली ये क्या करते हैं, जैसे एक आईएफएल के केस में हुआ था, आईएफएल करके एक कंपनी है मुंबई में। तो उस केस में क्या था, उसने वो कुछ रूल्स वगैरह ब्रेक किए, तो उस केस में उनको सस्पेंशन ऑफ बिजनेस किया। और क्या क्या वहां पे 2 साल तक कोई भी नए कस्टमर्स वो नहीं ले सकते, ऐसा उनके ऊपर एक्शन लिया। क्या 2 ईयर्स तक कोई भी न्यू कस्टमर आप ऑनबोर्ड नहीं कर सकती, एक्शन लिया। यहाँ पे देखो क्या क्या सस्पेंड किया, क्योंकि टेम्पररी 2 साल के लिए, फिर वापस कस्टमर्स ले सकते हैं। एंड यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ बिजनेस है। क्यों सस्पेंशन ऑफ बिजनेस है, बिकॉज बाकी चीजें कर सकते हैं, बस नए कस्टमर्स नहीं ले सकते। जो तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनके साथ में ट्रांजेक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नए कस्टमर्स नहीं लेना, बस यही चीज है। देन सस्पेंशन ऑफ बिजनेस और सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप या फिर एक्सपल्शन ऑफ मेंबरशिप में डिफरेंस समझा होगा तुमको, चाहिए तो लिख लेना, क्योंकि बाद में तुमको कंफ्यूजन होगा। ओके, तो इसके देखो 3 मेन रीजंस है। पहला, प्रेजुडिशियल बिजनेस, अनवारंटेबल बिजनेस और अनसैटिस्फैक्टरी फाइनेंशियल कंडीशन। वन बाय वन तीनों को समझते हैं। The relevant authority may require a trading member to suspend its business in part or whole under the following condition. In part or in whole, मतलब या तो पार्टली उसको बंद करेगा, फिर पूरा भी बंद कर सकते हैं। जनरली इन पार्ट ही होता है, मतलब पार्टली बंद करता है। क्या क्या कंडीशंस है, पहला, प्रेजुडिशियल बिजनेस, when the relevant authority finds that the trading member conducts business in a manner prejudicial to exchange, ये वाला important word इसको अंडरलाइन करना, prejudicial to the exchange by making purchase or sale of securities or offers to purchase or sell securities for the purpose of upsetting equilibrium of the market or bringing about a condition of demoralization in which the prices will not fairly reflect market values. Prejudicial business का मतलब क्या होता है, जरा समझो। एक्सचेंज ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे होते हैं, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसके अगेंस्ट में यदि तुम कोई भी काम करते हो, उसके अगेंस्ट में तुम कोई भी काम करते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजुडिशियल टू द एक्सचेंज, प्रेजुडिशियल बिजनेस कर रहे हो ऐसा माना जाएगा, राइट। इसके अंदर तुम क्या कर सकते हो, तुम हो सकता है कि बाइंग एंड सेलिंग करो, या फिर तुम यदि ऑफर टू परचेज या फिर सेल भी करते हो। यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग, यहाँ पे क्या मतलब क्या है, यहाँ पे तुम एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो। यहाँ पे क्या, ऑफर टू बाई और सेल, एक्चुअल में तुमने बाइंग एंड सेलिंग किया नहीं, बस ऑफर कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। तो दोनों ही केसेस में, जब तुम एक्चुअली बाइंग एंड सेलिंग करते हो, या फिर तुम सिर्फ ऑफर करते हो, कोशिश करते हो बाइंग एंड सेलिंग की, और उसका पर्पस क्या है, बाइंग एंड सेलिंग का पर्पस क्या है, अपसेटिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द मार्केट। मतलब कि मार्केट का इक्विलिब्रियम होता है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई से क्या होती है, प्राइसेस डिसाइड होती है, राइट। और उसको तुम आर्टिफिशियली अपसेट करना चाहते हो, आर्टिफिशियली डिमांड को बढ़ा रहे हैं, फिर सप्लाई को कम कर रहे हो करके, और डिमांड को बढ़ा के फिर सप्लाई को कम करके तुम प्राइसेस को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि तुम उसका एडवांटेज ले सको। तो उसको हम बोलेंगे क्या, तुम इक्विलिब्रियम अपसेट कर रहे हो, राइट। तो उस केस में तुमको पनिश किया जाएगा यहाँ पे। या फिर तुम क्या करो, कंडीशन ऑफ डिमोरलाइजेशन लेके आ रहे हो, मतलब कि ऐसा हताशा वाला सिचुएशन लेके आ रहे हो जहाँ पे सब लोग मायूस होकर बैठे, ऐसा सिचुएशन नहीं लेना। मतलब तुमको रूमर्स फैला रहे हो कि शेयर मार्केट क्रैश होने वाला है या फिर ये कंपनी बर्बाद होने वाली है, तो ऐसा तुमको नहीं करना। ऐसा यदि तुम करते हो तो तुम्हारे ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, तुम्हारे बिजनेस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अनवारंटेबल बिजनेस, when in the opinion of the relevant authority कौन रहेगा, of course स्टॉक एक्सचेंज या फिर सेबी या फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, कोई भी हो सकता है। The trading member engages in the unwarrantable business or effects purchase or sales for its constituents account or for any account in which trading member is directly or indirectly interested, which purchase or sales excessive in view of its constituents or its own means and financial resources or in view of market for such security। क्या बोलता है, अच्छा पॉइंट है, क्या बोलता है, या तो तुम ट्रेडिंग मेंबर खुद से बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है,
या फिर अपने क्लाइंट के लिए, मतलब क्लाइंट के लिए क्या कर रहा है, बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, या तो खुद के लिए बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है या फिर क्लाइंट के लिए क्या कर रहा है, बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, ट्रांजेक्शंस कर रहा है, करेक्ट। बट ट्रांजेक्शन जो तुम्हारा फाइनेंशियल कैपेसिटी है उससे ज्यादा तुम ट्रांजेक्शन कर रहे हो। लेट्स से कि तुम ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर सकते हो, 100 करोड़ रुपीस का ट्रांजेक्शन कर सकते हो, राइट। बट तुम मार्केट में जाके क्या किया, तुमने 500 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन का कमिटमेंट कर दिया करके। तो ऐसा करना तुमको अलाउड नहीं है। तुम्हारा जो कैपेसिटी है उसी के अंदर रहो करके, राइट। इससे ज्यादा इससे ज्यादा तुम यदि ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हो तो तुमको गिल्टी माना जाएगा और तुम्हारे बिजनेस को सस्पेंड किया जा सकता है, राइट। इसका रीजन क्या, देखो ऑफ कोर्स ये बात है, तुम कैपेसिटी से ज्यादा ट्रांजैक्शंस कर रहे हो करके, खुद के लिए कर रहे हो या फिर तुम्हारे क्लाइंट के लिए कर रहे हो करके, तो उस सिचुएशन में क्या रहेगा, तो तुम उन ट्रांजैक्शन को पूरा नहीं कर पाओगे। पूरा नहीं कर पाओगे तो दूसरे वाली पार्टी को नुकसान होगा, और ऐसा हम नहीं चाहते। तो अपनी कैपेसिटी के अंदर ट्रांजैक्शन करो, यदि उससे ज्यादा जाते हो तो तुमको नुकसान, बिजनेस को सस्पेंड किया जा सकता है, राइट। ओके, अंडरस्टूड। अपनी फाइनेंशियल रिसोर्स से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हो तो तुमको सस्पेंड करेंगे। और इन व्यू ऑफ द मार्केट फॉर सच सिक्योरिटी, मतलब क्या, मार्केट के अंदर जनरली किसी भी सिक्योरिटी का जनरली कितना ट्रांजैक्शन होता है, लेट्स से कि एक मार्केट के अंदर किसी भी शेयर का ट्रांजैक्शन नॉर्मली 10 करोड़ रुपए के आसपास होता है। उस सिचुएशन में तुम 10 करोड़ रुपए ज्यादा, बहुत सिग्निफिकेंटली ज्यादा ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हो, तो अगेन उस सिचुएशन में माना जाएगा तुम उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो और तुमको सस्पेंड करेंगे। फिर नेक्स्ट, unsatisfactory financial conditions, ये क्या है, when the relevant authority finds that the trading member is in the bad financial condition and it cannot be permitted to do business with the safety to its creditors or the exchange, करेक्ट। क्या बोलता है, जब तुम्हारा जो ट्रेडिंग मेंबर है उसका फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है, उसके बिजनेस में पैसा नहीं है ज्यादा, या फिर उसने बहुत ज्यादा लोन वगैरह ले रखा है और इनको लग रहा है कि इसका बिजनेस ज्यादा सस्टेन नहीं करेगा, एक्सचेंज को लग रहा है कि इसका बिजनेस ज्यादा सस्टेन नहीं करेगा, तो सिचुएशन में उसको बिजनेस को सस्पेंड किया जा सकता है, राइट। क्यों, ताकि उसके जो क्रेडिटर्स है और जो एक्सचेंज है उनको कोई भी नुकसान नहीं हो, इसके लिए टाइमली उसको बंद कर दो, नहीं तो बाद में चल के इनको नुकसान हो सकता है। क्रेडिटर्स लोग कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जिनको अपने को पैसा देना होता है, राइट। नाउ ये रिमूवल ऑफ सस्पेंशन छोटू सा टॉपिक है करके, क्या बोलता है कि तुमने यहाँ पे ये रिमूवल ऑफ सस्पेंशन ऑफ बिजनेस की बात कर रहा है, ठीक है। जो हमने इस बिजनेस को सस्पेंड किया ना, उसको रिमूव कर देंगे यदि जो तुमने गड़बड़ किया था उसको तुम रेक्टिफाई कर लेते हो, तो तुम्हारा सस्पेंशन हम विड्रॉ कर लेंगे, मतलब वापस ले लेंगे, राइट। जैसे तुम्हारा मान लो फाइनेंशियल कंडीशन खराब था, अभी तुमने मेहनत किया और अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव किया, तो उस केस में तुम्हारे बिजनेस को जो हमने सस्पेंड किया था वो सस्पेंशन हम विड्रॉ कर लेंगे, ये चीज बोल रहे हैं। The suspension of business as above, suspension of business की बात करें, देखो, as above shall continue until the trading member has been allowed by the relevant authority to resume business. It may be done on its paying such deposit or doing such act or providing such thing as the relevant authority may require. ज्यादा कुछ नहीं इसमें। Now, आज की क्लास के लिए एक लास्ट टॉपिक करते हैं, फिर अपनी क्लास को आज ओवर करते हैं। What is the consequences of suspension? यदि तुमको हमने सस्पेंड कर दिया तो उसके क्या consequences रहेंगे, ठीक है। तो the suspension of the trading member has the following consequences, ये उसके कुछ consequences रहेंगे, and then अपने को डिस्कस करना है कि consequences of expulsion, करेक्ट। ये क्या है, consequences of suspension of membership, जो हमने मेंबरशिप पढ़ा था ना वहां पे, वहां उसकी बात कर रहा है। एंड नेक्स्ट नीचे वाला जो टॉपिक है ना, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सस्पेंशन ऑफ एक्सपल्शन, तो एक्सपल्शन ऑफ मेंबरशिप, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। डन, अपना स्टार्ट करते हैं। नाउ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर हैज द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस, यदि मैंने उसको सस्पेंड किया मेंबरशिप को, मतलब कि टेम्पररी उसकी मेंबरशिप सस्पेंड किया, सस्पेंशन मतलब टेम्पररी होता है ना, तो उसके अंदर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या होंगे वो देखते हैं। पहला, सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप राइट, तुम्हारे जो भी मेंबरशिप तुमको मिलती है, तुमको कुछ राइट्स भी मिलते हैं, तो वो सारे राइट्स तुमसे छीन लिए जाएंगे। The suspended trading member shall, during the term of its suspension, be deprived of and excluded from all the rights and privileges of membership. Membership के जो भी rights and privileges है, वो तुमको नहीं मिलेंगे। It shall also include the right to attend or vote at any meeting of the general body of the trading member or of the relevant segment. जो तुम्हारे ट्रेडिंग मेंबर्स है, उनके लिए क्या होता है, बार बार मीटिंग वगैरह होती रहती है, तो हर ट्रेडिंग मेंबर को वहां पे वोट करने का राइट मिलता है, राइट। डिसीजंस लेते हैं तो वोटिंग से डिसीजन लेते हैं, तो वहां पे तुमको वोट करने का राइट नहीं मिलेगा जब यदि तुम क्या हो, सस्पेंडेड हो। राइट्स ऑफ क्रेडिटर अनइम्पेयर्ड, अनइम्पेयर्ड मतलब वर्ड का मतलब है अनअफेक्टेड, उससे जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनको तुम्हें पैसा चुकाना है, पैसा देना है, राइट, उनके राइट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं रहेगा, वो अनइम्पेयर्ड रहेगा। मतलब कि वो तुमसे यदि पहले पैसे मांगते थे तो आज भी तुमसे पैसे मांगेंगे। तुमको मान लो किसी क्रेडिटर को 10 लाख रुपए देने थे,
तो तुम ये नहीं बोल सकते कि अब तो हम सस्पेंड हो गए तो तुमको 10 लाख रुपए नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता, उसको तो 10 लाख देने ही पड़ेंगे। द सस्पेंशन शुड नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर हु आर द क्रेडिटर्स ऑफ द सस्पेंडेड ट्रेडिंग मेंबर। कोई दूसरा ट्रेडिंग मेंबर है जिसको अपने को पैसा देना है, तो उसको तो पैसा चुकाना ही पड़ेगा, चाहे तुम सस्पेंड क्यों नहीं हुआ। फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द सस्पेंडेड ट्रेडिंग मेंबर आर बाउंड टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ इट्स सस्पेंशन। आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब है कि बकाया है, मतलब कि जब तुमको सस्पेंड किया तो उस टाइम पे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग है, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स है जो कि तुमको अभी फुलफिल करने बाकी है करके, राइट, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को तो तुमको करना ही पड़ेगा। एक बार सस्पेंड हो गए तो तुम नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकते, और जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट है उनको तो पहले सेटल करो, वो तुमको करना पड़ेगा। फर्दर बिजनेस प्रोहिबिटेड, द सस्पेंडेड ट्रेडिंग मेंबर शुड नॉट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ इट्स सस्पेंशन मेक एनी ट्रेड और ट्रांजैक्शन any business with or through a trading member with the permission of the relevant authority. However, it can close the transaction outstanding at the time of its suspension. तुमको जब सस्पेंड किया तो तुमको किसी भी दूसरे ट्रेडिंग मेंबर के साथ में या फिर उसके थ्रू तुमको कोई भी ट्रांजेक्शन करना अलाउड नहीं होगा। बट यदि सस्पेंशन के टाइम पे कोई भी ट्रांजेक्शन आउटस्टैंडिंग था, बाकी था, तो उसको तुम कंप्लीट कर सकते हो। जो पुराने ट्रांजेक्शन है उसको सेटल कर लो, नए ट्रांजेक्शन करने को नहीं मिलेगा। लास्ट पॉइंट, द ट्रेडिंग मेंबर नॉट टू डील विद सस्पेंडेड ट्रेडिंग मेंबर। ये ना एक्चुअली ये अंडर ये वो है, ये जैसे हम हेडिंग देख रहे थे ना, तो ये वो हेडिंग है, यहाँ से तुम्हारा उसका अंदर का कंटेंट स्टार्ट होता है, इसको बोल्ड करना रह गया इन लोगों से। तो ट्रेडिंग मेंबर कोई भी सस्पेंडेड ट्रेडिंग मेंबर के साथ डील नहीं करेगा। नो ट्रेडिंग मेंबर इज अलाउड टू ट्रांजैक्ट इन बिजनेस विद अ सस्पेंडेड ट्रेडिंग मेंबर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ इट्स सस्पेंशन एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द रेलेवेंट अथॉरिटी। मतलब क्या, तुम एक नॉर्मल ट्रेडिंग मेंबर हो, मतलब तुमको कोई सस्पेंड या फिर एक्सपेल नहीं किया, ठीक है, तुम नॉर्मल ट्रेडिंग मेंबर, तुम नॉर्मल ब्रोकर हो, तो तुमको किसी ऐसे ट्रेडिंग मेंबर के साथ में ट्रांजेक्शन नहीं करना, डीलिंग नहीं करना है जिसको सस्पेंड कर रखा है, करेक्ट, क्योंकि तुम करते हो तो तुमको भी निकाल दिया जाएगा। देन बट तुम परमिशन लेके, यस ऑफ कोर्स, प्रायर परमिशन लेके तुम ट्रांजेक्शन करो तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सपल्शन, एक्सपल्शन में परमानेंटली हटाया जाएगा। काफी कुछ सिमिलर कॉन्सिक्वेंसेज है बट कुछ अलग भी है, देखते हैं। पहला, ट्रेडिंग मेंबरशिप राइट्स फॉरफिटेड, सेम चीज जो यहाँ वहां पे देखी थी वो यहाँ पे। द एक्सपेल ट्रेडिंग मेंबर शैल forfeit to exchange its rights of trading membership and all the rights and privileges as a trading member of the exchange, including right to use of or any claim upon or any interest in property or the funds of the exchange, but any liability of any such trading member to the exchange or any trading member of the exchange shall continue and remain unaffected by expulsion। क्या बोलता है कि ट्रेडिंग मेंबर को भी एक्सपेल करता है, एक्सपल्शन परमानेंट रहेगा, तो जितने भी तुम्हारे राइट्स वगैरह वो परमानेंटली अभी छीन लिए जाएंगे, राइट। जो तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज है, वो जब तुम मेंबरशिप मिलता है तो वो तुमको बहुत सारे इक्विपमेंट्स देते हैं ताकि तुम ये अपना ट्रेडिंग मेंबरशिप का काम कर सको, तो वो सारे इक्विपमेंट तुमसे वापस ले लिए जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज बहुत सारे फंड्स वगैरह मेंटेन करके रखता है, जिसके अंदर जितने भी ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं उनके अंदर उसका राइट्स होता है, बट अभी तुमको एक्सपेल कर दिया तो वो राइट भी तुमसे छीन लिया जाएगा। तो ये राइट्स है वो सारे छीन लिए जाएंगे। बट तुमको यदि स्टॉक एक्सचेंज को यदि कुछ भी करना है, तुमको स्टॉक एक्सचेंज को पैसा देना है या फिर इक्विपमेंट रिटर्न करना है, वो तो तुमको करना ही पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है करके, राइट, इसको मार्क कर लेना। द एक्सपल्शन वुड क्रिएट अ वैकेंसी इन एनी ऑफिस और पोजीशन हेल्ड बाय द एक्सपेल्ड ट्रेडिंग मेंबर। यहाँ पे देखो ऑफिस का मतलब क्या है या फिर पोजीशन का मतलब क्या है। जो ट्रेडिंग मेंबर है वो क्या होता है कि स्टॉक एक्सचेंज में या फिर सेबी के अंदर इनको कोई ऑफिशियल कुछ कुछ पोजीशंस मिलते हैं, राइट। क्योंकि सेबी के अंदर स्टॉक एक्सचेंज में बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि वहां पे भी जो ट्रेडिंग मेंबर्स है उनके अंदर से भी कोई एक पर्सन हो जो कि वहां पे मौजूद रहे एंड अपने इनपुट्स वगैरह दे, अपने ओपिनियंस वगैरह देकर करें। तो इस तरीके से तुमको कोई ऑफिशियल पोजीशन मिल रखा है करें, तो वहां से तुमको हटा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे स्कूल के अंदर तुमने देखा होगा वो हेड बॉय होते हैं, तुम्हारे क्लास के अंदर क्लास रिप्रेजेंटेटिव वगैरह होते हैं, करें। तो ये क्या है कि ऑफिशियल पोजीशन है जो कि स्कूल वालों ने बच्चे को दिया है। यदि उस बच्चे को हम एक्सपेल कर देते, परमानेंटली हटा देते, तो उसको वो पोस्ट भी क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। वो सेम चीज यहाँ पे है। राइट्स ऑफ क्रेडिटर अनइम्पेयर्ड, सेम टू सेम टॉपिक। फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगेन सेम टॉपिक, कोई भी चेंज नहीं है, जो वहां पे था वो यहाँ पे। ट्रेडिंग मेंबर्स नॉट टू डील विद द एक्सपेल ट्रेडिंग मेंबर, अगेन ये भी चीज सेम है। तुम नॉर्मल ट्रेडिंग मेंबर हो, किसी भी एक्सपेल ट्रेडिंग मेंबर के साथ में डिस्कस मत करना। तो तीनों ये सेम चीज हो गया, इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। नाउ लास्ट में ये वाला बहुत अच्छा पॉइंट है करके, इसको स्टार मार्क कर लेना। द consequences of declaration of defaulter to follow, the provisions of pertaining to default and protection fund mentioned in the bylaws become applicable to the trading member expelled from the exchange as if such trading member has been declared defaulter। क्या बोलता है,
जब तुमको एक्सपेल किया जाएगा उस सिचुएशन में होगा क्या, ये ध्यान से सुनना। एक होता है सिचुएशन जहां पे तुम डिफॉल्ट करते हो। डिफॉल्ट करने का मतलब क्या है? तुमने किसी के साथ फ्रॉड किया, फाइनेंशियली तुम कोलैप्स हो गए, तो उसको हम डिफॉल्ट करना बोलते हैं, राइट? अभी डिफॉल्ट किस किस सिचुएशन में होता है, कैसे होता है, वो देखने वाले हैं, ठीक है? तो तुमने कोई डिफॉल्ट किया, तो उस सिचुएशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो तुम्हारे इस सिचुएशन में अप्लाई हो जाएगा। जो डिफॉल्ट के सिचुएशन के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, वही रूल्स एंड रेगुलेशन तुम्हारे अभी अप्लाई हो जाएंगे यदि तुमको हमने एक्सपेल किया तो। पहला चीज तो ये। दूसरा, ये जो तुम्हारा प्रोटेक्शन फंड है, उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो भी तुम पे एप्लीकेबल हो जाएंगे यदि तुमको एक्सपेल किया तो। प्रोटेक्शन फंड क्या होता है? सेबी एंड अपना जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये क्या प्रोटेक्शन फंड मेंटेन करके रखते हैं, जिसका पर्पस क्या है? यदि कोई ऐसा क्लाइंट कभी कोई गड़बड़ घोटाला करता है जिससे कि किसी क्लाइंट नहीं, यदि कोई ट्रेडिंग में गड़बड़ घोटाला करता है जिससे कि उसके क्लाइंट्स को कोई नुकसान होता है, तो उस प्रोटेक्शन फंड में से उसको पैसे दिए जाएंगे, और उन उन जिन लोगों को नुकसान हुआ है, क्रेडिटर्स को या फिर उसके क्लाइंट्स को, उन लोगों के नुकसान की भरपाई की जाती है, ठीक है? तो जब तुम यदि एक्सपेल किया जाएगा, तो उस सिचुएशन में जो डिफॉल्ट के रूल्स है एंड जो प्रोटेक्शन फंड के रूल्स है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, और उनको हम अप्लाई करेंगे। जिन जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनको हम सेटल करेंगे। अंडरस्टूड? चलो, नाउ आज की क्लास के लिए एक लास्ट टॉपिक मेरे को ये वाला टॉपिक भी करना है करके, राइट? फिर अपना नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो 2 क्लास में अपना काम हो जाएगा, राइट? आज की क्लास के लिए लास्ट टॉपिक लेते हैं, फिर दैट्स इट। छोटा टॉपिक, ज्यादा कुछ है नहीं। A trading member may be declared defaulter by direction, circular notification of the relevant authority of the trading segment, ठीक है? If ये कुछ सिचुएशन है, किन किन सिचुएशन में हम ट्रेडिंग मेंबर को डिफॉल्टर डिक्लेयर करेंगे, तो उसकी सिचुएशन दे रखिए, वन बाय वन देखते हैं। He is unable to fulfill his obligation, जो उसकी ऑब्लिगेशंस है, मतलब जो उसकी ड्यूटीज है, उसको वो फुलफिल कर नहीं पा रहा, हमको पता चल गया कि अभी अपनी ड्यूटीज नहीं कर पा रहा, तो उसको हटाओ। He admits or discloses his inability to fulfill or discharge his duties, obligation और liabilities. वो खुद से ही आके एडमिट कर लेता है कि भाई मेरे से तो जो मेरी ड्यूटीज है, ऑब्लिगेशंस है, लाइबिलिटीज है, वो मैं पूरा कर ही नहीं पाऊंगा। यदि वो खुद से ही बोल रहा है तो उसको हटा दो, क्या दिक्कत है? ऑनेस्ट इंसान है, उसको हटाओ। नाउ he fails or is unable to pay within specified time the damages and the money difference due on a closing out effected against him under the bylaws, rules and regulation. Important मार्क कर लेना। क्या बोलता है? पहले क्लोजिंग आउट को समझते हैं क्या होता है, राइट? लेट से कि तुमने किसी एक तुम ट्रेडिंग मेंबर हो और ये दूसरा ट्रेडिंग मेंबर है। तुमको क्या करना था? 10 शेयर्स ऑफ 10 शेयर्स ऑफ लेट से रिलायंस, ठीक है? ये इसको देने थे दूसरे ट्रेडिंग में। ये तुम हो ट्रेडिंग मेंबर 1 और ये ट्रेडिंग नंबर 2 है करके, राइट? तुमको क्या करना है? 10 शेयर्स उसको देने थे करके, राइट? और एक शेयर का तुम्हारा डील हो रखा था 1000 रुपए का। तुमको इसको 10 शेयर देने थे, बट तुमने यहाँ पे डिफॉल्ट कर दिया, मतलब उसको 10 शेयर्स दिए नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है, जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, तो वो क्या करेगा? कहीं से भी 10 शेयर्स अरेंज करेगा और इस ट्रेडिंग मेंबर को देगा, और इसको अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट करवाएगा, राइट? क्लियरिंग मेंबर ने क्या किया? कहीं से भी 10 शेयर परचेज किया और इसको दिया और इसको ट्रांजेक्शन खत्म करवाया। बट जब क्लियरिंग मेंबर मार्केट में गया शेयर्स परचेज करने के लिए, तो उसको वो 1000 रुपए में नहीं मिला, वो शेयर उसको लेट से 1050 रुपए में मिला। कितने में मिला? 1050 रुपए मिला। तो उसको पर शेयर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है उसको 50 रुपए का क्या हुआ? नुकसान हुआ करके, राइट? तो वो जो नुकसान हुआ, वो अभी कौन इसकी भरपाई करेगा? ये तुमसे वसूल किया जाएगा। ट्रेडिंग मेंबर से ये 50 रुपए का नुकसान वसूल किया जाएगा। यहाँ पे जो ये हमने ट्रांजेक्शन को, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ने जो ट्रांजेक्शन को सेटल किया करके, जो फोर्स सेटलमेंट हुआ करके, कहीं से लेके आया फिर उसको सेटल किया, इस सेटलमेंट को हम बोलते हैं क्लोजिंग आउट। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग आउट बोलते हैं। आई होप तुमको समझा होगा। क्लोजिंग आउट करता कौन है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करता है। तो ये यदि वो क्या करता है, जो भी डैमेजेस हुआ यदि वो टाइम पे उसको पे नहीं करता क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, तो उसको हम क्या कर देंगे? डिफॉल्टर डिक्लेयर कर देंगे। ये जुकाम। Now, next, he fails to pay any sum due to the exchange or submit okay, इसके अंदर देखो मैं कुछ चेंजेस करा रहा हूँ, प्लीज वो चेंजेस करना, उसके बाद में तुमको अच्छे से समझेगा। He fails to pay any sum due to the exchange or submit यहाँ पे ये वर्ड ऐड करो, स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है? ये सारा का सारा लाइन ये यहाँ पे ऐड करो। सबमिट वर्ड के बाद में ये 3 वर्ड ऐड करो, सबमिट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंसेस, एंड ये डिलीवरी वर्ड है ना, इसके बाद में एक वर्ड और ऐड करो तुम, सिक्योरिटी। और डिलीवर, हाँ, सिक्योरिटी, ठीक है? ये तुम इसके अंदर प्लीज चेंजेस कर देना, बुक के अंदर बहुत ही गलत तरीके से दे रहेगा, तुमको कुछ नहीं समझेगा। तो ये जो लाइन है इसको काट देना,
इसको कट कर दो एंड यहाँ पे तुम ये ऐड कर दो स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंसेस एंड यहाँ पे तुम वर्ड ऐड कर दो डिलीवरी के बाद में सिक्योरिटी। अब इसको रीड करते हैं। He fails to pay any sum due to the exchange को कुछ पैसा देना था, तुमने नहीं दिया, डिफॉल्टर डिक्लेयर कर देंगे। और टू सबमिट स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंसेस, स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंस सबमिट करना था, तुमने नहीं किया तो डिफॉल्टर डिक्लेयर कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंस क्या होता है ये जरा समझो। पीरियोडिकली हर महीने या फिर हर 3 महीने में तुमको क्या करना पड़ता है, जो तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज है उसके साथ में अपने ट्रांजेक्शन को मैच करना पड़ता है। तुम्हारी बुक्स के अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन तुमने रिकॉर्ड किए और जो तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज है उसने क्या क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रखे, ये तुमको मैच करने पड़ता है। एंड जनरली क्या होता है ना, डिफरेंस देखने को मिलता है, तुम्हारे कुछ में डिफरेंस रहेगा, उसके में कुछ डिफरेंस रहेगा, तो इन डिफरेंस को तुमको बैठ के रिजोल्व करना पड़ता है, इनको देखना पड़ता है क्या रीजन है इसका डिफरेंसेस का। तो इसके लिए तुमको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंसेस, जिसके अंदर तुम क्या क्या डिफरेंस है उनको आइडेंटिफाई कर दो, क्या रीजन है वो लिखते हो करके, एंड उसको तुमको एक्सचेंज को सबमिट करना पड़ता है। यदि ये तुम स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंस को सब बना के नहीं देते हो करके, तो तुमको डिफॉल्टर डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये माना जाएगा कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो ये काम, बिकॉज तुमने कुछ गड़बड़ किया है, इसके लिए तुम नहीं कर रहे हो, तो इसके लिए तुमको यहाँ पे डिफॉल्टर डिक्लेयर किया जाएगा। फिर डिलीवर सिक्योरिटी टू द एक्सचेंज, जो तुमको सिक्योरिटी देना है तुम सिक्योरिटीज नहीं दे पाते हो करके, तो उस केस में अगेन तुमको डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से तुम पढ़ना तो तुमको ज्यादा समझेगा, ये वाला इसके अंदर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ना आगे फिर एक तो हाँ, इसको भी तुम इसके कंटिन्यूशन में पढ़ो, ये ई पॉइंट नहीं है, इसके डी के कंटिन्यूशन है। फिर तुम ये चीजें नहीं दे पाते तो डिफॉल्ट डिक्लेयर होगा। फिर तुम बैलेंस शीट या फिर क्लियरिंग फॉर्म्स या फिर अदर स्टेटमेंट यदि नहीं दे पाते हो टाइम टू टाइम, जो भी अथॉरिटी को देने होते हैं, यदि तुम नहीं दे पाते हो तो तुमको डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बेसिकली जो मांग रहे टाइम पे दे दो यार, नहीं तो डिफॉल्टर डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, if he fails to pay or deliver to the defaulters committee all the money, securities and other assets due to a trading member who has been declared a defaulter within such time of declaration of default of such trading member as the relevant authority may direct, again important mark कर लेना। क्या चीज बोलता है कि कोई दूसरा ट्रेडिंग मेंबर है जिसको तुम्हें कुछ पैसा चुकाना था, लेट्स से कि ये ट्रेडिंग मेंबर नंबर 2 है, ट्रेडिंग मेंबर नंबर 2 है, इसको तुम्हें क्या करना था, 1 लाख रुपए देना था, तुम्हें 1 लाख रुपए इसको देना था। बट हुआ क्या ना, तुमको न्यूज मिला कि ये जो ट्रेडिंग मेंबर ये क्या हो गया, इसने डिफॉल्ट कर दिया, इसने क्या किया, डिफॉल्ट कर दिया। तो यदि कोई ऐसा ट्रेडिंग मेंबर जिसे तुम्हें कोई पैसा देना था करके और उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, क्या तुम इसका पैसा खा जाओगे, क्या नहीं, तुम इसका पैसा खाओगे नहीं, तुम क्या करोगे, ये पैसा तुमको देना पड़ेगा, डिफॉल्टर कमिटी को ये पैसा सबमिट करना पड़ता है। ये पैसा किसको देना पड़ेगा, डिफॉल्टर कमिटी को ये पैसा देना पड़ता है। जब भी कोई डिफॉल्ट करता है ना, तो एक डिफॉल्टर कमिटी बनाई जाती है जो कि पूरे सिचुएशन को हैंडल करती है। तो जिसको भी पैसा, जिससे भी पैसा लेना है तो वो पैसा लेगी, फिर देखेगी किस किस को पैसा देना है, तो उन लोगों को आगे पैसा देगी, राइट। तो तुम्हें यदि इस ट्रेडिंग मेंबर को जो पैसा देना था, अब तुम इसको नहीं दोगे, तुम किसको दोगे, डिफॉल्टर कमिटी है उसको पैसा दोगे। ये चीज बोलता है, यदि तुम डिफॉल्टर कमिटी को पैसा नहीं देते हो तो तुमको भी डिफॉल्टर डिक्लेयर कर देगा, फिर तुम्हारे लिए भी डिफॉल्टर कमिटी बैठेगी। Now, if he fails to abide by the arbitration proceeding as laid down by the bylaws, rules, regulation, जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स है, आर्बिट्रेशन के जो रूल्स वगैरह है राइट, उसको तुम अबाइड नहीं करते हो, फॉलो नहीं करते हो, तो डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इफ ही बीइंग एन इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म इट और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन द कंपनीज एक्ट files a petition before the court of law for adjudication of himself as insolvent or winding up as the case may be, यदि आप चाहे जो भी हो, आप इंडिविजुअल पर्सन हो या फिर पार्टनरशिप बना के आप ट्रेडिंग मेंबर का काम कर रहे हो या फिर कंपनी हो गई, राइट, यदि आप क्या करते हो, फाइल करते हो फॉर इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल करते हो, राइट, इंसॉल्वेंसी के लिए आपने फाइल किया, इंसॉल्वेंट वर्ड का मतलब क्या था, इंसॉल्वेंट बोल लो, बैंकरप्ट बोल लो, दिवालिया बोल लो, सेम ही चीज है, राइट। यदि तुम इंसॉल्वेंसी के लिए खुद से ही फाइल करो कि मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो, या फिर तुम फाइल कर रहे हो कि भैया वाइंडिंग अप के लिए, वाइंडिंग अप का मतलब होता है बंद करना, मेरी कंपनी को बंद करो, मेरी पार्टनरशिप फर्म को बंद करो करके, इसके लिए तुम फाइल करते हो, राइट। तुम इंसॉल्वेंसी के लिए फिर वाइंडिंग अप के लिए यदि खुद से फाइल करते हो, अप्लाई करते हो, तो उस केस में तुमको डिफॉल्टर मान लिया जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारे ऊपर एक्शन लिए जाएंगे। लास्ट 2 पॉइंट्स। Now, without prejudice to the foregoing, if the trading member is either expelled or declared a defaulter by any other recognized stock exchange on which he is a member, or if a registration certificate is cancelled by the SEBI, the said trading member may be expelled from the exchange after providing an opportunity of being heard to the such trading member. Opportunity of being heard, ये underline करना। क्या बोलता है या अपना कोई इसको कैसे समझाऊं तुमको यार, ठीक है, ये पॉइंट मेनली क्या बोलता है, कोई भी ट्रेडिंग मेंबर है जिसको
या तो सेबी ने क्या किया, उसका कैंसिल कर दिया, सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया। लेट्स से कि अपना ट्रेडिंग मेंबर है, कौन है, जीरोधा करके ट्रेडिंग मेंबर है, जीरोधा स्टॉक ब्रोकर है ना। तो उसके ट्रेडिंग मेंबर उसका क्या, सेबी ने क्या किया, इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, इसका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया। या फिर किसी एक स्टॉक एक्सचेंज ने इसको निकाल दिया करके, इसका अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज तुमको तो अपने इंडिया में दो है, एनएससी और बीएससी। लेट्स से बीएससी ने इसका क्या कर दिया, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, या फिर सेबी ने इसका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया। उस केस में जो दूसरा अपना स्टॉक एक्सचेंज रहेगा, एनएससी रहेगा, उसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, डिफॉल्टर डिक्लेयर करना पड़ेगा, राइट। बट उससे पहले कि तुम इसको डिफॉल्टर डिक्लेयर करो, तुमको क्या करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसको देना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब क्या होता है कि पहले उसका सुन लो, वो क्या बोल रहा है, एक बार उसका तुमने मैटर सुना, उसके बाद में उसको निकाल दो। ठीक है, बस यही चीज बोल रहा था। Notwithstanding anything contained in the bylaw, the trading facility of the member shall be withdrawn immediately after the receipt of information of expulsion or default by any other stock exchange or cancellation of registration certificate by SEBI। इसी से रिलेटेड पॉइंट है, क्या बोलता है, यदि सेबी ने किसी का सर्टिफिकेट कैंसिल किया, या फिर किसी स्टॉक एक्सचेंज ने उसको अपने यहाँ से निकाल दिया अगर करे, तो उस सिचुएशन में उसके लिए जो ट्रेडिंग फैसिलिटी उसको मिलता है, जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिलता है, वो उसे हाथों हाथ इमीडिएटली क्या कर लिया जाएगा, विड्रॉ कर लिया जाएगा। अंडरस्टूड। तो ये आज के लिए अपनी क्लास के लिए इतना ही करते हैं, करें नेक्स्ट क्लास से अपना कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स उठाएंगे, ऑथोराइज पर्सन, सब ब्रोकर क्या होता है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, या फिर कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स रहेंगे, एंड नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।